यही था ना, अव्ययीभाव समास है। उदाहरण बताना यूं ना। अव्ययीभाव समास में तीन ही बातें तो बताई थी मैंने, दोबारा क्या बताना है इसमें? समझ में नहीं आया था है? ध्यान दो। अव्ययीभाव समास परिभाषा आप लिख चुके, परिभाषा के भी प्रश्न आते हैं। अर्थ होता है अव्यय हो जाना, ठीक है। प्रथम पद अव्यय होता है, ये याद रखना, ये पंक्ति पूछी जाती है। वह समास जिसमें प्रथम पद अव्यय होता है। आ गए ना सभी जो फील्ड में थे, बजरी के ट्रक के पीछे, वो भी आ गए ना। अब जो छुप रहे हैं कांस्टेबल से, वह तो नहीं है ना। अच्छा, तो ये पंक्ति विशेष तौर पर याद रखनी है, यहाँ से प्रश्न जरूरत से ज्यादा पूछा जा रहा है, ठीक है। वह समाज जिसमें प्रथम पद अव्यय तथा प्रधान होता है, द्वितीय पद संज्ञा होता है, दूसरा पद संज्ञा होता है, या फिर पद की पुनरावृत्ति होती है, ठीक है। वह अव्ययीभाव समास होता है। उपसर्ग जुड़े होते हैं, अभावात्मक और विशेषणात्मक को छोड़कर, ये हम लिख चुके, ठीक है। वे सभी, तो तीन ही बातें तो बताई थी। पहला पद अव्यय, पहला पद उपसर्ग, पद की पुनरावृत्ति, ये तीन बातें बताई थी। पहला पद अव्यय होता है, पहला पद उपसर्ग होता है, या फिर पद की पुनरावृत्ति होती है, वे अव्ययीभाव समास के उदाहरण हुआ करते हैं, ठीक है। और अव्यय वाली बात में तुमने एक ही शब्द बताया था, इसके अलावा कोई शब्द आता है तो यावत जीवन, यही तो बताया था, यावत जीवन। फिर पहला पद उपसर्ग, तो प्रत्येक उपसर्ग अव्यय होता है, प्रत्येक उपसर्ग अव्यय होता है, यानी इनके भी हम लिंग वचन कारक काल पुरुष कुछ भी नहीं बता सकते। तो पहली बात हमने याद रखी, पहला पद अव्यय या पद की पुनरावृत्ति। एक ही पद यदि दो बार आता है, पद की पुनरावृत्ति होती है, तो वह अव्ययीभाव समास का उदाहरण हुआ करता है, ठीक है। अब उदाहरण आप लिखते चलेंगे, पहला हम लिख लेते हैं अव्यय वाले उदाहरण, ठीक है। यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार। विग्रह भी पूछा जाता है, याद रखना आजकल। विग्रह भी पूछा जाता है, विग्रह के अनुसार समास के नाम परिवर्तित हो जाते हैं, इसलिए विग्रह भी पूछा जाता है, याद रखना। यथा स्थिति, स्थिति के अनुसार। यथा क्रम, क्रम के अनुसार। चले आगे। यथापति, पति के अनुसार या जैसा पति हो। आपसी वार्ता नहीं।
यथासंभव जितना संभव हो जितना संभव हो यथाशीघ्र जितनी जल्दी हो यथा नियम नियम के अनुसार यथोचित जितना उचित हो यथेच्छा जितनी इच्छा हो या इच्छा के अनुसार इच्छा के अनुसार जितनी इच्छा हो। अब दो उदाहरण। वह पद जिसमें संधि और समास दोनों हैं। ये दोनों उदाहरण संधि के भी उदाहरण संधि में हमने लिखे, ठीक है, और वहां हमने समास का नाम लिखा था उस समय। अब प्रश्न हुआ नकारात्मक, वह पद जिसमें संधि और समास दोनों नहीं है। तो ये सिर्फ सामासिक पद है, इनमें कोई संधि नहीं है। ये सिर्फ सामासिक पद है, इनमें संधि नहीं है। हम पढ़ते हैं समास में दोनों को मिलाकर पूछे जाते हैं, हम समास में पढ़ते हैं संधि में पूछ लिए जाते हैं। ये चर्चा मैंने पहले भी की थी कि संधि का उदाहरण समास में पूछा जाता है, समास का उपसर्ग में, उपसर्ग का फिर संधि में, ठीक है, तो कहीं भी पूछा जा सकता है। तो ये सामासिक पद भी है और संधि युक्त पद भी है, ठीक है। चले आगे। यथार्थ वास्तविकता के अनुसार यावत जीवन जब तक जीवन हो ये भी संधि युक्त पद है। पहला उदाहरण यथार्थ कौन सी संधि? दीर्घ संधि। दूसरा यावत जीवन कौन सी संधि? व्यंजन संधि। कौन सी संधि? व्यंजन संधि, ठीक है। अब बोर्ड पर आओ, देखो दूसरा पद अव्यय लिखा जाता है, प्रथम पद अव्यय तथा प्रधान होता है, लेकिन उदाहरण में दूसरा पद भी अव्यय होता है और पूरा पद मिलकर भी अव्यय बन जाता है। उनके भी हम लिंग वचन कारक काल पुरुष नहीं बता सकते, पूरा पद मिलकर भी अव्यय बनता है। अब यहाँ पूर्व ये दिन शब्द है, पहला पद क्या है? ये अव्यय नहीं है, संज्ञा है। ये क्या है? संज्ञा है, ठीक है। लेकिन लिखा क्या हुआ था कि प्रथम पद अव्यय और प्रधान होता है,
जबकि दूसरा पद भी अव्यय बन जाया करता है। अब ये भर की आप बात करें, ये पद है, ठीक है, ये उपसर्ग का भी काम करता है, ठीक है, भरपेट, भरमार, भरपूर, आगे आप पढ़ेंगे भी, ठीक है। तो ये उपसर्ग का भी काम करता है, लेकिन यहाँ ये अव्यय का काम करता है। उपसर्ग तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि उपसर्ग हमेशा पहले जुड़ेंगे, उपसर्ग हमेशा पहले जुड़ेंगे, ये बाद में जुड़ा हुआ है। तो ये क्या करा है, यहाँ ये जो दूसरे पद हैं, यहाँ ये अव्यय है, ठीक है। तो कोई सा भी पद अव्यय हो सकता है, पूरा पद मिलकर अव्यय होगा ये निश्चित है। ये पूरे शब्द बनेंगे जितने भी उदाहरण लिखे, ये सब मिलकर भी अव्यय होंगे। इनके भी आप लिंग वचन कारक काल पुरुष कुछ भी नहीं बता सकते, ठीक है। तो दिन भर, जब तक दिन हो, क्या दिन भर डोलता रहता है, ठीक है। आप अंधेरे होने पर तो घर आ जाते हैं, और उससे पहले नहीं आते तो फिर माता पिता, आप जानते हैं ना, पैरागॉन की चप्पल आती है लहराती हुई, है ना। तो दिन में तो कहीं भी चल ठीक है, लेकिन जैसे जैसे अंधेरा होने लगा भाई उससे पहले घर पहुंच जाओ बस। यमुना पार, यमुना के पार, जीवन भर, जब तक जीवन हो, विवेक पूर्वक, विवेक के साथ, विश्वास पूर्वक, विश्वास के साथ, कुशलता पूर्वक, कुशलता के साथ, चला गए। उपसर्ग, उपसर्ग है सब, आजीवन, जब तक जीवन हो, जीवन भर, जीवन पर्यंत, आसमुद्र, जहां तक समुद्र हो, जहां तक समुद्र दिखाई दे वहां तक, अनुरूप, रूप के योग्य, रूप के अनुसार, प्रतिदिन, प्रत्येक दिन,
प्रतिवर्ष प्रत्येक वर्ष से प्रसंग प्रसंग सहित प्रसंग के साथ अधिगम आगे की ओर गति, आगे की ओर जाना। अधिगम का अर्थ क्या होता है? सीखना। अधिगम का अर्थ क्या होता है? सीखना। तो आज हम जिस स्थिति में उससे और आगे बढ़ना, अधिगम। तो अधिगम का अर्थ होता है सीखना। अधि उपसर्ग है। चले आगे। निर्विवाद, बिना विवाद के, हर रोज, प्रत्येक दिन, सकुशल, कुशलता पूर्वक, कुशलता के साथ, अतिवृष्टि, अत्यधिक वृष्टि के बोलते हैं, बरसात, प्रत्याशा। कौन सी संधि? जर्ण संधि। आशा के प्रति आशा, से पत्नी, पत्नी सहित, पत्नी के साथ, सार्थक, अर्थ सहित। पत्नी बड़ी होती है ना, कैसे गृहस्थी बिगाड़नी है क्या? कौन बोल रहा था? बताया, नारी सूचक शब्दों में अर्थ के साथ। लाजवाब,
जिसका कोई जवाब न हो। निर, हर, से, अति, प्रति, से, ला, सब उपसर्ग है। चला गए। बोर्ड पर आओ। प्रति, पिछली क्लास में भी चर्चा की थी, ठीक है। उपसर्ग है, अंत में जुड़ रहा है तो उपसर्ग नहीं है, अव्यय है। अंत में जुड़ रहा है तो अव्यय है, तो उपसर्ग नहीं होता है, अव्यय होता है, ठीक है। नित्य प्रति, हमेशा होने वाला, दर हकीकत, हकीकत में, हकीकत में, निरोग, रोग रहित, बिना रोग के। निरुपसर्ग होता है इसमें। प्रत्यक्ष, आंखों के सामने। मूल शब्द होता है इसमें अक्षी, अक्षी बोलते हैं आंख को। प्रत्याशा दोबारा है ना, ये तो लिख चुके हैं ना, आशा के प्रति आशा। क्या हो गया? दर का अर्थ होता मैं, उपसर्ग है, ये उपसर्ग है, दर उपसर्ग है, प्रति और यहाँ निर। चला गए, जरूरत नहीं पड़ती अपने। पद की, एक ही पद का दो बार आना, एक ही पद का दो बार आना। घर घर, घर के बाद घर, प्रत्येक घर, एक एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, 10 10, 10 के बाद 10, 10 के बाद 10, गांव गांव, गांव के बाद गांव, प्रत्येक गांव, गांव के बाद गांव, प्रत्येक गांव।
दिनों दिन दिन के बाद दिन प्रत्येक दिन दिनों दिन तरक्की कर रहे हैं, दिन के बाद दिन प्रत्येक दिन आगे की ओर बढ़ रहे हैं। ठीक है। रातों रात रात ही रात में करोड़पति बन गए। यहाँ सब पति बनने के लाले पड़ रहे हैं, आप करोड़पति की बात करते हैं, है ना। रात ही रात में थानेदार बन गए। हाँ? आया पेपर, बने थानेदार और हम टॉपर, है ना। बने जब थानेदार तो टॉपर ही बने ना, फिर पता है ना। और टॉपर कैसे बनते हैं आपको पता है ना, जिनको कांस्टेबल पकड़ते हैं। चले आगे। हाथों हाथ हाथी हाथ में तुरंत, जिसे कहते हैं हाथों हाथ काम हो गया तुरंत। ठीक है। बीचों बीच बीच के भी बीच में, ऐसे देखते हैं ना आप, निशाने प्रतियोगिता होती है, जो जितना करीब पहुंचता है उतना विजेता होता है। मंद मंद, मंद और भी मंद, धीरे और भी धीरे। कानो कान, व्यग्रह पूछा जाता है। एक कान से दूसरे कान तक, कानो कान खबर नहीं होने दी, यानी यह बात दूसरे कान तक नहीं पहुंची, किसी और ने नहीं सुनी। ठीक है। कानो कान खबर नहीं होना, एक कान से दूसरे कान तक नहीं पहुंचना। गली गली प्रत्येक गली, लूटम लूट, लूट के बाद लूट, लूटम लूट मचा रखी है। जैसे पेपर वाले मचाते हैं, है ना, एक ये और ये भी आ जाए, और ये कोचिंग वाले मचाते हैं क्या? बच्चे मचाते हैं। कोचिंग वालों को पेपर थोड़ी देना होता है, नहीं तो ना बच्चों को देना होता है। अच्छा, फीस की बात कर रहे हैं। अब कोचिंग वाले तो कितना सा ले रहे हैं आपसे, है ना, है ना। मतलब कोचिंग वाले तो 6 महीने की तनख्वाह भी नहीं ले रहे तुमसे। हम्म? ले रहे हैं क्या? 6 महीने की भी तनख्वाह नहीं ले जा रहे, और करें सब कोचिंग वाले, कहाँ है यार? लगने के बाद तो वही देता है क्या? चले आगे। 2004 में हमने यही किया था कि लगने के बाद देना, आज तक नहीं आया लौट के कोई।
ये तो वेतनभोगी है। और है किया था ना 2004 में। दूध का जला, दूध का जला। अब जो पकड़े गए ना थानेदार, उनसे एक बार पूछना, एक बार और पेपर खरीद लो, घर वालों को दिला दो, देख हो जाएंगे कि तैयार। नहीं होंगे ना। तो दूध का जला छाछ को कर्मधारय समास। हेडिंग डालो, पेन कॉपी बंद कर दो, बोर्ड पर आ जाओ। आधा घंटे तक कुछ भी नहीं लिखाऊं। हेडिंग डालो, पेन कॉपी, और बोर्ड पर सभी थाना अधिकारी। कर्मधारय समास हो गया। अब बोर्ड पर आ जाओ, समझना है। आधा घंटे तक कुछ भी नहीं लिखाऊं, बोर्ड पर रहना बस, सब ठीक ठाक हो जाए। समास की जितनी भी अड़चनें, मुसीबतें या परेशानियां शुरू होती हैं कर्मधारय से। कहा जाता है कर्मधारय समास यदि समाज समझ में आ जाता है तो समास का कोई भी उदाहरण कभी भी गलत नहीं होता। जितनी भी अड़चनें, मुसीबतें, परेशानियां सब यहीं से शुरू होती हैं। अव्ययी भाव समास का उदाहरण पूछा जाता है, कोई भी उत्तर पर होता है बहुत आसानी से। तीन सामान्य सी बातें आपने याद रखी, प्रथम पद अव्यय, प्रथम पद उपसर्ग, पद की पुनरावृत्ति, सब कुछ यहाँ से शुरू होता है। ठीक है, तो सिर्फ यही महत्वपूर्ण है। ये समझ में आ जाएगा तो सबसे बचकर आसानी से निकल जाओगे आप, और ये समझ में नहीं आया तो उलझते हुए चले जाओगे। इसलिए बोर्ड पर टिके रहना। कर्मधारय, कर्म किसे कहते हैं? मनुष्य के द्वारा किए गए कार्यों का लेखा जोखा कर्म कहलाता है। कहते हैं कि भगवान सबके कर्मों का हिसाब रखता है, और जो कर्मों को धारण करता है वही कर्मधारय कहलाता है। ठीक है, अब कर्मधारय में हमने क्या पढ़ा था, पहले उसकी चर्चा करें। कर्मधारय में पहली पंक्ति पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य होता है। अब ये विशेषण और विशेष्य क्या होते हैं यही याद नहीं रहता, लेकिन एग्जामिनर को यहाँ प्रश्न की शक्ल नजर आती है। उसके द्वारा प्रश्न पूछा जाता है कि वह समास जिसमें विशेषण और विशेष्य का भाव पाया जाता है, और चार ऑप्शन फिर हमारे सामने रख देता है। पहली पंक्ति हमने यही पढ़ी थी, आगे भी यही लिखेंगे। ठीक है, दूसरी पंक्ति उपमेय उपमान का भाव पाया जाता है। अभी उपमेय और उपमान क्या होते हैं हम हिंदी से एमए कर जाते हैं, लेकिन इनकी स्थिति स्पष्ट नहीं होती है। एग्जामिनर को फिर प्रश्न की शक्ल नजर आती है। उसके द्वारा प्रश्न पूछा जाता है कि वह समास जिसमें उपमेय और उपमान का भाव पाया जाता है। तो ये दो पंक्ति सबने पढ़ी। ठीक है, दो कारक चिन्ह लिखे मैंने, कि से एक शब्द जोड़ना है। ठीक है, जिसकी तुलना की जाती है, जिससे की जाती है, बस इतना से याद रखना। जिसकी तुलना की जाती है, जिससे की जाती है, चंद्रमुख। उपमेय क्या है? किसकी विशेषता बता रहे हैं? जिससे की जा रही है, बस इतनी सी बात। जो हमारे पास है
हम उसी की तो अच्छाई बुराई बताएंगे। और दोनों में हमारे पास क्या है, बस इतना सा याद रखना। तो जिसकी और जिससे, ठीक है, बाकी का कहीं काम नहीं आएगा। ये साहित्यिक व्याकरण जो होती है उसमें अलंकार वगैरह जब हम पढ़ते हैं तब ये काम आते हैं। हमारा तो इतना सही काम था बस इसका। ठीक है, पहला पद विशेषण होता है, दूसरा पद विशेष्य होता है, अथवा उपमेय उपमान का भाव पाया जाता है, वहाँ कर्मधारय समास होता है। हमने ये पढ़ा था। एक बहुत सामान्य सा मोटा सा तरीका मैं आपको बता दूं जिससे हम बहुत आसानी से पहचान सकें ये कर्मधारय समास का उदाहरण है। ध्यान देना, पहला पद दूसरे पद की विशेषता बताता है। पहला पद दूसरे पद की विशेषता बताता है तो कर्मधारय समास होता है। दोबारा ध्यान दो, दो बालक हैं, एक आगे खड़ा है एक पीछे खड़ा है। आगे वाला बालक पीछे वाले बालक की सारी पोल खोल देता है, साहब ये तो ऐसा है, वहां कर्मधारय होता है। पहले वाला बालक दूसरे बालक की विशेषता बताता है, साहब ये तो ऐसा है। और इन तीनों पंक्तियों से प्रश्न पूछे जा चुके हैं। वह समाज जिसमें विशेषण विशेष्य का भाव, वह समाज जिसमें उपमेय उपमान का भाव, या वह समाज जिसमें पहला पद दूसरे पद की विशेषता बताता है। मैंने बताया था ये प्रश्न जो पूछा है कृषि पर्यवेक्षक में पूछा गया था। और प्रश्न क्या था कि वह समाज जिसमें द्वितीय पद प्रदान होता है तथा प्रथम पद द्वितीय पद की विशेषता बताता है तो कर्मधारय समास। ठीक है, तो मैंने बहुत सामान्य सा तरीका बताया है कि पहला पद दूसरे पद की विशेषता बताता है तो कर्मधारय होता है। पहला बालक दूसरे बालक की पोल खोलता है, विशेषता बताता है तो कर्मधारय होता है। कैसे? दूसरा पद क्या है, कैसी है? पहले पद ने बताया, मैंने कहा पहला पद दूसरे पद की विशेषता बताता है। पहला पद दूसरे पद की विशेषता बताता है, वहां कर्मधारय होता है। अब दूसरा पद क्या है हमारे पास, और मिर्च कैसी है, पहले पद ने बताया। दूसरा पद क्या है, कैसा है, पहले पद ने बताया। हम भी ये कह रहे हैं पहला पद दूसरे पद की विशेषता बताता है तो कर्मधारय होता है। अब दूसरा पद क्या है, कमल है, कैसा है, नीला है, ये पहले पद ने बताया। तो पहला पद दूसरे पद की विशेषता बता रहा है। यहां से उदाहरण आता है, उत्पल किसे कहते हैं, कमल को। उत्पल किसे कहते हैं, कमल को। कैसा है, ठीक है। अब प्रश्न आता है आपके सामने कि वह पद जिसमें संधि और समास दोनों हैं, संधि गुण संधि का उदाहरण है, समास का उदाहरण है। वह पद जिसमें संधि और समास दोनों नहीं है तो ये सामासिक पद है, इनमें कोई संधि नहीं है। ठीक है, ये याद रखना, जिस उदाहरण को संधि में पढ़ते हैं वहां समास भी पूछता है, दोनों को मिलाकर भी पूछता है। और जो उदाहरण समास में पढ़ा जाता है उनमें संधि भी पूछता है या दोनों को मिलाकर भी पूछता है। तो संधि में भी हमने यही चर्चा की थी, इसलिए हम समास का नाम बीच बीच में लिखते हुए गए थे। अब समास खत्म होने के बाद जब आप संधि के उदाहरण देखेंगे और बगल में जो समास के नाम लिखे हुए हैं तो सब समझ में आते हुए चले जाएंगे आपके। ठीक है, क्योंकि अब इनकी डिटेल हमारे सामने आ जाएगी कि अव्ययभाव कौन सा था उसमें क्या होता है, कर्मधारय कौन सा था उसमें क्या होता है। तो पहला पद दूसरे पद की विशेषता बताता है तो कर्मधारय समास होता है। एक पद है के दो, एक पद है के दो, जब समास चल रहे हैं तो एक पद तो होगा ही नहीं, दो तो होंगे। पहला कुश और दूसरा, पहला कुश और दूसरा, वो किसे कहते हैं,
वो बोलते हैं गंध को, वो बोलते हैं गंध को। कैसी है? खुश करने वाली। खुश करने, बदकार तो बुरा होता है, बदकार तो होता है बुरा। दूसरा पद क्या है? बू। कैसी है? बुरी लगने वाली। ठीक है, दूसरा पद है बू। ये तो खुश करने वाली यानी अच्छी लगने वाली, और ये बुरी लगने वाली है या नहीं? एक कटोरी में जहर, एक में अमृत, दोनों मिला दिए, क्या बनेगा? फर्स्ट ग्रेड, ध्यान दो, फर्स्ट ग्रेड स्कूल लेक्चरर इंटरव्यू में ये प्रश्न पूछा था कि एक कटोरी में जहर है, एक में अमृत है, दोनों को मिलाएंगे तो क्या बनेगा? अब जब इंटरव्यू में प्रश्न पूछा जाता है तब हम आमने सामने होते हैं, और भी प्रश्न बनते हैं। पेपर में आपने लिख कर भेजा, गया, सामने वाले के समझ में आता है तो अच्छी बात, नहीं आता है तो और भी अच्छी बात है। वह आपसे पूछने नहीं आएगा आपने क्या लिखा था, आएगा क्या? लेकिन इंटरव्यू में आप आमने सामने, तो और भी प्रश्न बनते हैं। एक बालक कहता है जहर बनेगा, अगला प्रश्न उदाहरण देकर स्पष्ट करो। फिर प्रश्न पूछा जाता है, उदाहरण से समझाओ, देख जहर बनेगा, ठीक है बन गया, मान लिया, पर उदाहरण से स्पष्ट करो। तो बालक अपना तर्क देता है कि सर, बदबू में खुशबू की कोई वैल्यू नहीं होती है, बदबू में खुशबू की कोई कीमत नहीं होती। ये कौल है, यहाँ बुरी बदबू मार रही है सड़ांध, और हम इत्र छिड़क रहे हैं। कुछ होना जाना है? कुछ नहीं होना जाना। ठीक है, ये कौल है। बहुत अच्छा वातावरण है, भीनी भीनी महक आ रही, खुशबू आ रही, बहुत अच्छा वातावरण, कोई मरे हुए जानवर को निकाल कर ले गया तो बदबू तुरंत आ जाएगी। तो उस बालक का तर्क था कि बदबू में खुशबू की कोई वैल्यू नहीं होती है, इसलिए जहर बनेगा। एक बालक कहता नहीं सर, अमृत बनेगा। फिर वही प्रश्न, उदाहरण देकर स्पष्ट करो, उदाहरण से समझो कि अमृत बनेगा। आपने कहा ठीक है चल मान लिया बनेगा, लेकिन कैसे? उदाहरण। तो बालक अपना तर्क देता है, दूध में कितना भी पानी मिलाओ दूध ही रहता है, दूध में कितना भी पानी मिलाओ दूध ही रहता है। लोटे में 2 चम्मच दूध, पूरा पानी, शिव जी को नहलाया, दो ही हिला के और ले गए थे। हाँ बेटा, शिव जी कैलाश पर्वत क्या दिखेगा उसको, है ना? लेकिन हम जब चढ़ाएंगे तब देखेगा, हाँ दूध चढ़ा के गया था मेरे ऊपर, तब शिव जी प्रसन्न हो जाएंगे। यही तो होता है ना, तब शिव जी प्रसन्न हो जाए कि हाँ दूध चढ़ा के गया था, पर शिव जी तो वहां से देख रहे थे, बाद में पता लगा ये तो, है ना? तो दूध में कितना भी पानी मिलाओ दूध ही रहता है, इसलिए अमृत बनेगा। और वास्तविक स्थिति में अमृत ही बनेगा। यदि जहर बन गया तो अमृत का तो मान ही खत्म हो गया। फिर अमृत कैसा जिसके ऊपर जहर का असर हो रहा है? ठीक है, एक कटोरी जहर मैं पी गया, तो निश्चित है क्या मैं मरूंगा? मुझे बचाया भी जा सकता है, मुझे बचाया भी जा सकता है। आप में से तुरंत 2-4 फोन कर देंगे बेनीवाल सर को कि सर दौड़ कर आओ, तो डॉक्टर साहब बचा सकते हैं, बचा सकते हैं नहीं? एक कटोरी अमृत मैं पी गया, अब निश्चित है नहीं मरूं। अमृत की ही लड़ाई थी, जितने भी राक्षस थे सब यही पाना चाहते थे, किसी को नहीं मिला रावण को छोड़कर, और रावण को भी खाने के लिए नहीं, नाभि में रखने के लिए, कि जब तक है जिंदा हो, जिस दिन सूख जाएगा उसी दिन निकल जाओगे। आपके वास्तविक जीवन में क्या होता है कोई मायने नहीं रखता। पुस्तकें कहती हैं अच्छाई की जीत होती है। यदि आपने जहर बनाया तो वह आपके जीवन में जहर घोल देगा। एक ही शब्द बोलेगा, नेक्स्ट, हटाओ इसे, दूसरा भेजो, इंटरव्यू चल रहे हैं। तो अगर आप गलती से इंटरव्यू में पहुंचते हैं तो, अब इसलिए आधे तो मुझे बचा ही नहीं रहे थे, अभी मैंने जहर पिया था तब, है ना? वो तो कैसा, अब नहीं बचे आप तो,
डॉक्टर से भी नहीं बचे, हिंदी कोई और ही करा जाएगा। ध्यान दो। तो सकारात्मक सोच के साथ जाना है, ये याद रखना। इंटरव्यू में जब हम जाते हैं तो सकारात्मक सोच के साथ ही जाते हैं। मैंने आपको बताया इस आईएएस से पिछले आईएएस का जो इंटरव्यू हुआ था उसमें एक बालक ने शुरू के 14 प्रश्नों का एक ही उत्तर दिया था, सॉरी 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 सॉरी, नहीं पता नहीं पता नहीं पता। 15वें प्रश्न से उसने उत्तर देना शुरू किया था और सेलेक्ट हो गया था। उसने नकारात्मक नहीं, गलत नहीं बताया, कुछ भी नहीं पता था, साफ मना कर दी। आपने एक फिल्म भी देखी 12th फेल, साफ साफ बोला, साफ नकल नहीं की। 10वीं में की, 12वीं में नहीं की, है ना? तो साफ साफ बोला या नहीं, गलत नहीं बोला। तो यहाँ यही स्थिति है, यदि हम किसी प्रश्न का उत्तर गलत देते हैं तो वो बैठे बैठे एहसास करा देते हैं कि प्री दोबारा करना पड़ेगा, वही एहसास करा देते, दौड़ पास हो गई ठीक है, पेपर दोबारा ही देना अब, तुरंत ऐसा, क्योंकि वो उलझा देते हैं फिर वहीं कि आपने गलत दिया। तो आप किसी भी इंटरव्यू में पहुंचते हैं तो हमेशा सकारात्मक सोच के साथ ही पहुंचना है, क्योंकि वहां 5 बिग बॉस मिलते हैं और वो ऐसे ऐसे प्रश्न पूछते हैं, फिर उलझा देते हैं, गलत देते। 2002 में मैंने एक इंटरव्यू दिया था टीजीटी का, केंद्रीय विद्यालय संगठन, सब्जेक्ट था संस्कृत। 5 बिग बॉस मिले, उन्होंने प्रश्न पूछे, शांतिपूर्ण तरीके से मैंने सबका जवाब दिया। अंतिम प्रश्न उन्होंने पूछा कि आप कैसे कहते हो ऐसा ही होता है, आप कैसे कहते हो ऐसा ही होता है। मैंने सर सभी बुकों में यही लिखा हुआ है। रेड पेन लिया, क्रॉस का निशान, इंटरव्यू खत्म, और एक ही बात बताई कि बुकों तो कोई शब्द ही नहीं होता, बुक होता है या बुक्स होता है। एक वचन में बुक होता है, बहुवचन में बुक्स होता है। मैंने हिंदी का नियम अंग्रेजी के शब्द में लगा दिया, जैसे हम रोजमर्रा के जीवन में बोल देते वैसे मैं भी बोल गया, और पता ही नहीं चला कि मैंने गलती भी की, पता भी नहीं चलता। उन्होंने बताया तब लगा कि हाँ सचमुच गलत हो गया था, और बाहर का रास्ता दिखा दिया। 2004 में दोबारा गया, इस बार सब्जेक्ट था हिंदी, ठीक है। 5 बिग बॉस, शकल चेंज, क्योंकि सब्जेक्ट चेंज, शकल चेंज। फायदा इतना सा था कि अब जो भी पूछेगा वो हिंदी हिंदी में पूछेगा। पहले तो संस्कृत में भी पूछ रहे थे, अब हिंदी में उन्होंने प्रश्न पूछे, शांतिपूर्ण तरीके से सबको जवाब दिया। अंतिम प्रश्न उन्होंने पूछा आपकी हॉबी, रुचि क्या है। जब अटकाना होता है तब ये प्रश्न आता है, याद रखना, है ना। अब जो आप हॉबी बताएंगे प्रश्न उसमें ही बनते हुए चले जाते हैं। अब मैंने भी आपके जैसे क्रिकेट ही बताई थी। 90% भारतीय लड़कों की रुचि आज भी क्रिकेट ही बताते हैं, है ना। आधे से तो हैं आलसी जो कहते हैं सब सोना मेरी प्रवृत्ति, मैं तो सोता रहता हूँ बस, जगाओ मत सब देख, है ना। तो अब उन्होंने क्रिकेट में प्रश्न पूछना शुरू किया। पहला प्रश्न उन्होंने पूछा कि बोल्ड और क्लीन बोल्ड में क्या अंतर है। 2004 की बात बता रहा हूं मैं आपको, 20 साल पुरानी, ठीक है। बोल्ड, क्लीन बोल्ड, क्या अंतर है। वेल्स, गिल्लियां जब गिरती हैं बोल्ड, विकेट भी उखड़ कर चला जाता है क्लीन बोल्ड। उस समय नहीं पता था, बाहर आकर पता लगाया था, ठीक है। दूसरा प्रश्न उन्होंने पूछा, स्पिन गेंद किसे कहते हैं परिभाषित कीजिए। उन्होंने क्या कहा था, परिभाषित कीजिए, मतलब सिर्फ परिभाषा बता, समझा मत। स्पिन बॉल गेंद किसे कहते हैं परिभाषित कीजिए, ठीक है। तो वह गेंद जो चक्रण करती हुई जाए और जमीन पर टप्पा खाने के बाद अपने लक्ष्य की ओर निर्धारित हो जाए, स्पिन गेंद कहलाती है। उस समय नहीं पता था, बाहर आके पता लगाया। और हमारे समय में गूगल बाबा भी नहीं होता था कि गोल गोल ढूंढ कर लाएगा कहीं से भी और आपको बता देगा, आप तो मोबाइल में बोल दो बस वो सब कुछ ढूंढ कर देगा आपको। उस समय पुस्तकें एकमात्र सहारा हुआ करती थी, हम पुस्तकों में ढूंढा करते थे या कमेंट्री, जब मैच देखते थे तो ध्यान से सुनते थे कि इनके बारे में कुछ बताए। तीसरा प्रश्न उन्होंने पूछा, गुगली गेंद किसे कहते हैं। गुगली गेंद किसे कहते हैं। अब सब जानते थे अनिल कुंबले डालता है, रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बना रहा है, लेकिन प्रश्न ये था कहते किसे हैं।
वह गेंद जो हाथ में से छूटने के बाद उतनी गति नहीं होती जितनी जमीन में टप्पा खाने के बाद होती है, सीधी निकलती है, स्पिन की एक वैरायटी होती है। उस समय नहीं पता था, बाहर का रास्ता दिखा दिया। कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है, यदि गलती से इंटरव्यू में पहुंचे तो क्रिकेट अपनी रुचि मत बताना, क्योंकि क्रिकेट की शब्दावली इतनी बड़ी होती है कि कितना भी समय दें पूरी होती ही नहीं है। इस विश्व कप से पहले जो विश्व कप जीता था इंग्लैंड ने, और जब तक उसे विजेता घोषित नहीं किया था तब तक हमें नियम नहीं पता था। जब विजेता घोषित किया तब भी पूछ रहे थे कि कैसे जीता, फिर हम ध्यान से कमेंट्री सुन रहे थे कि साहब ओवर, रन बराबर, विकेट बराबर, बार बार बराबर, तो फिर बाउंड्री किसने ज्यादा लगाई। ठीक है, उस आधार पर उसे विजेता घोषित किया गया था। ठीक है, उससे पहले भी एक बार ऐसी घटना हुई कि सेमीफाइनल में दोनों का स्कोर बराबर, विकेट बराबर, ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका ये स्थिति रही थी। ऑस्ट्रेलिया को विजेता घोषित किया। क्यों किया? क्योंकि लीग मैच में उसने उसे हराया था। जो लीग मैच हुए थे उसमें उसने हराया था। तो अब क्रिकेट की शब्दावली इतनी बड़ी है, क्रिकेट के रिकॉर्ड इतने बड़े बड़े, कितना भी याद करो। पहला विकेट गिरा है 70 रन पर, पहला विकेट गिरा है 70 रन पर, और जो आउट हुआ है उसका स्कोर है 0। ऐसे भी रिकॉर्ड है। मतलब एक ही खिलाड़ी ने लगा दिया सारे, दूसरे का नंबर ही नहीं आया। ये स्थिति है। तो क्रिकेट बहुत पेचीदा मुद्दा है। ठीक है, तो लौट कर आते हैं हम दोबारा अपने बिंदु पर। पहला पद दूसरे पद की विशेषता बताता है तो कर्मधारय समास होता है। पहला पद जब दूसरे पद की विशेषता बताता है तो कर्मधारय होता है। अब आप मुझे सिर्फ ये बताओ, जब पहला बालक दूसरे बालक की पोल खोल रहा है तो क्या दूसरा चुपचाप रहेगा? कुछ नहीं बोलेगा। गांधी का जमाना है, एक गाल पे थप्पड़ मारा, दूसरा आगे कर दिया, सबको केजरीवाल समझाए, जो भी आता है बजा के चला जाता है। जब मुख्यमंत्री के दर्शन नहीं होते वहां गाल पर थप्पड़ पड़ जाते हैं, और रिक्शा वाला भी जाकर मुख्यमंत्री के गाल पर थप्पड़ मार देता है। क्यों? क्योंकि वह आम आदमी है, सबकी पहुंच। रिक्शा वाला भी उससे कहता है कि मैंने इसलिए मुख्यमंत्री नहीं बनाया था तुझे, और यहाँ मुख्यमंत्री के दर्शन नहीं हो। एक सरदार जी, बीवी बच्चे सहित स्कूटर पे जा रहे हैं, आगे आगे कार चल रही है, पीछे पीछे सरदार जी। कार वाले ने ब्रेक लगाई, सरदार जी नहीं लगा पाए, ठोक दी। कार वाले को गुस्सा है, एक थप्पड़ मारा खींच के। सरदार जी ने कहा देख, मुझे पीटा यहाँ तक ठीक है, बीवी का हाथ मत लगाना। बीवी के थप्पड़ मार खींच के, देख बीवी को पीटा यहाँ तक ठीक है, बच्चे के हाथ मत लगाना। बच्चे को थप्पड़ मारा खींच के। सरदार जी ने स्कूटर स्टार्ट किया, चल दिया। कार वाला टेंशन में आ गया, उसने कार दौड़ा, स्कूटर रुक, तू पिटा यहाँ तक सही है, इनको क्यों पिटवाया? कि घर जाकर दोनों चिढ़ाते पिट कर आ गए। तो जिंदगी तो आराम से व्यतीत हो जाएगी, कह दूंगा तुम भी तो पिटे थे, तुमने क्या किया, है ना। तो जब पहला पद दूसरे पद की विशेषता बताता है, पहला बालक दूसरे बालक की पोल खोलता है तो दूसरा चुप नहीं रहता। हम पढ़ते हैं और लिखते भी हैं कि पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष से होता है, जबकि कभी कभी दूसरा पद भी विशेषण होता है, कभी कभी दूसरा पद भी। तुषार धवल, बर्फ के समान सफेद। तुषार बोलते हैं बर्फ को, धवल बोलते हैं सफेद को। बर्फ के समान सफेद, और सफेद एक रंग का नाम है। सफेद एक रंग का नाम है, और किसी भी रंग का नाम विशेषण होता है। किसी भी रंग का नाम विशेषण होता है। ये एक रंग का नाम है, ये एक रंग का नाम है, ये एक रंग का नाम है, ये भी एक रंग का नाम है।
यहाँ पहला पद विशेषण है, यहाँ दूसरा पद विशेषण है, यहाँ पहला पद विशेषण है, यहाँ दूसरा पद विशेषण है। तो क्या याद रखना है? कोई सा भी पद किसी की भी विशेषता बताए कर्मधारय होता है। कोई सा भी पद किसी की भी विशेषता बताए कर्मधारय होता है। यहाँ तक तो समझ में आया। अब गड़बड़ कहाँ होती है कि इसके कुछ उदाहरण हमें बहुब्रीहि समास में देखने को मिलते हैं और एक ही पुस्तक में देखने को मिलते हैं। अलग अलग पुस्तक में देखने को मिले तो किसी एक को अच्छा बताएं, किसी एक को बुरा बताएं और पढ़ने लग जाए। एक ही पुस्तक में देखने को मिलते हैं। अब ऐसी स्थिति में क्या करना है? ठीक है, ऐसी स्थिति में क्या करना है? दूसरा पद क्या है? कैसा है? पहले पद ने बताया और पहला पद दूसरे पद की विशेषता बता रहा है, कर्मधारय है। दूसरा पद क्या है? अंबर यानी वस्त्र। कैसे है? पहले पद ने बताया। तो पहला पद दूसरे पद की विशेषता बता रहा है, कर्मधारय है। लेकिन दोनों बहुब्रीहि में पाए जाते हैं, दोनों बहुब्रीहि में पाए जाते हैं। अब ऐसी स्थिति में क्या करना है? अब ऐसी स्थिति में क्या करना है? तो पहले मैं बहुत सामान्य सी चर्चा बहुब्रीहि की करता हूं। बहुब्रीहि समास में हमने पढ़ा था दोनों पदों की प्रधानता न होकर अन्य पद की प्रधानता होती है। पहली पंक्ति सबने यही पढ़ी थी कि दोनों पदों की प्रधानता न होकर अन्य पद की प्रधानता होती है। जो अपने पद के अर्थ को छोड़कर लाक्षणिक अर्थ देता है, लक्षण के आधार पर हम जिसे पहचानते हैं। दूसरी पंक्ति यही पढ़ी थी, अपने पद के अर्थ को छोड़कर लाक्षणिक अर्थ देता है, लक्षण के आधार पर हम जिसे पहचानते हैं। ठीक है, ये दो पंक्ति सबने पढ़ी थी कि दोनों पदों की प्रधानता न होकर अन्य पद की प्रधानता होती है, अपने पद के अर्थ को छोड़कर लाक्षणिक अर्थ देता है। तीसरी और महत्वपूर्ण पंक्ति जो पूर्णतः स्पष्ट करती है कि ये कर्मधारय और ये बहुब्रीहि, यानी दूध का दूध पानी का पानी, सब कुछ अलग कर देती है। तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण पंक्ति एग्जाम हॉल तक याद रखनी है, ध्यान से सुनना। बहुब्रीहि समास के जितने भी उदाहरण होते हैं वे सभी अद्वितीय होते हैं। बहुब्रीहि समास के जितने भी उदाहरण होते हैं वे सभी अद्वितीय होते हैं। अद्वितीय मतलब जिसके समान कोई दूसरा नहीं है, जिसके समान कोई दूसरा नहीं है। ध्यान देना, बहुब्रीहि समास के जितने भी उदाहरण होते हैं वे सभी अद्वितीय होते हैं और हमारे जितने भी भगवान हैं सब अद्वितीय। दोबारा ध्यान दो, बहुब्रीहि समास के जितने भी उदाहरण होते हैं सब अद्वितीय होते हैं, हमारे जितने भी भगवान हैं सब अद्वितीय हैं। इस बात को मैं ऐसे भी कह सकता हूं, यदि कोई पद किसी भी भगवान का पर्यायवाची बनता है तो वह सिर्फ, खड़ा हो, पहले खड़ा हो, हाँ सीधा खड़ा हो ना एकदम। हाँ यार, हम भगवान के पास पहुंच गए और तू भजन करता रह गया, कोई ना गड़बड़। ध्यान दो, दोबारा दोबारा बोर्ड पर आओ एक बार। बहुब्रीहि समास के जितने भी उदाहरण होते हैं अद्वितीय होते हैं, हमारे जितने भी भगवान हैं सब अद्वितीय हैं। इस बात को मैं ऐसे भी कह सकता हूं कि यदि कोई पद किसी भी भगवान का पर्यायवाची बनता है तो वह सिर्फ सिर्फ और सिर्फ बहुब्रीहि समास का उदाहरण होता है, अन्य किसी भी समास का कोई भी नियम उसके ऊपर लागू नहीं होता। फिर चाहे कोई सा भी समास चिल्लाता है तो चिल्लाता रहे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बहुब्रीहि समास के सभी उदाहरण अद्वितीय होते हैं, हमारे जितने भगवान हैं सब अद्वितीय हैं। यदि कोई पद किसी भगवान का पर्यायवाची बनता है तो
बहुब्रीहि समास का उदाहरण होता है। ठीक है। क्या ये पद किसी भगवान के पर्यायवाची हैं? और यदि हैं तो बहुब्रीहि समास के उदाहरण होंगे। फिर चाहे कर्मधार है, चिल्लाता है तो चिल्लाता रहे, हाई कोर्ट जाए चाहे सुप्रीम कोर्ट, उदाहरण किसका होगा? बहुब्रीहि का। आया समझ में? दोबारा से, हमने पेपर दिया सब इंस्पेक्टर का, पास हो गए, गलती से फिजिकल भी हो गया, कहाँ पहुंच गए? और जब हम इंटरव्यू में पहुंचते हैं तब साम दाम दंड भेद कोई सी भी नीति काम आए, अब हमारा चयन होना चाहिए, अब हमारा सिलेक्शन होना चाहिए। और हम इंटरव्यू की तैयारी के बजाय जुगाड़ में लग जाते हैं। जुगाड़ जानते हैं ना? सिर्फ हिंदुस्तान में ही पाया जाता है। ठीक है। 98 अमेरिका के राष्ट्रपति विल क्लिंटन, उन्होंने अपने दूत से कहा हिंदुस्तान का भ्रमण कर कर आओ, पता लगाओ हिंदुस्तान ने कोई ऐसा आविष्कार तो नहीं किया जिसे हम नहीं कर सके। वह आता है, 10-20 दिन घूमता है, वापस जाता है, कहता है सर सब कुछ ठीक ठाक है। उनके यहाँ जुगाड़ है, अपने यहाँ नहीं है। उनके यहाँ जुगाड़ है, अपने यहाँ नहीं। क्लिंटन तुरंत फोन लगाता है वाजपेयी जी को। ठीक है, उस समय प्रधानमंत्री होते अटल बिहारी वाजपेयी, उनको फोन लगाता है कि साहब अपना जुगाड़ दे दो। कि साहब नहीं दूं, कि कुछ भी ले लो लेकिन जुगाड़ दे दो। क्योंकि नहीं दे सकता। क्या? क्यों? क्योंकि मेरी कुर्सी जुगाड़ पर टिकी हुई है। तो जुगाड़ सिर्फ हिंदुस्तान में पाया जाता है, बाकी का कहीं नहीं। तो हम इंटरव्यू की तैयारी के बजाय जुगाड़ में लग जाते हैं। जुगाड़ भी मिल जाता है। सामने वाला कहता है देख काम तो हो जाएगा लेकिन 25 लाख लगेंगे, काम तो हो जाएगा लेकिन 25 लाख लगेंगे। हम उठा कर देते हैं 25 लाख, ये लो। सामने वाला था घर जाकर आराम से सो जाओ, आपका चयन होगा, आपका सिलेक्शन होगा। क्योंकि सामने वाला इतनी पावर तो रखता है किसी एक का चयन करा सके, किसी एक का सिलेक्शन करा सके। अब चयन किसका होगा? हमारा होगा, हमने पैसे दिए, स्वाभाविक सी बात है। लेकिन जिस दिन इंटरव्यू होना था उसी दिन मंत्री जी का फोन आता है कि मेरा एक भतीजा है, इसका चयन करना है। अब बताओ ये सज्जन किसका चयन करेंगे? स्वाभाविक से आता है मंत्री जी के भतीजे का। क्योंकि मंत्री जी से शत्रुता मोल ले ली तो उठाकर ऐसी जगह पर पटक देंगे जहां राशन कार्ड से पानी मिलता है। नियम कहता है कि हमने पैसे दिए, हमारा चयन होना चाहिए, हमारा सिलेक्शन होना चाहिए। लेकिन जैसे ही मंत्री जी की अप्रोच आई सारे नियम रखे रह गए। नियम कहता है कि पहला पद दूसरे पद की विशेषता बता रहा है, कर्मधारय होना चाहिए। नियम कहता है कि पहला पद दूसरे पद की विशेषता बता रहा है, कर्मधारय होना चाहिए। लेकिन जैसे ही भगवान की अप्रोच आई सारे नियम रखे रह गए और कहां पहुंच गए? आया समझ में? नहीं तो लिखो कर्मधारय समास। जिस समास में कर्मधारय समास, जिस समास में पहला पद विशेषण तथा दूसरा पद विशेष से हो, जिस समास में पहला पद विशेषण तथा दूसरा पद विशेष से हो, अथवा उपमेय उपमान का भाव हो, अथवा उपमेय उपमान का भाव हो, अथवा
प्रथम पद द्वितीय पद की विशेषता बताता हो। प्रथम पद द्वितीय पद की विशेषता बताता हो। उसे कर्मधारय समास कहते हैं। उसे कर्मधारय समास कहते हैं। जैसे नीलकमल, नीला है जो कमल, नीलकमल, नीला है जो कमल, नीलोत्पल, नीला है जो उत्पल, अब बोर्ड पर आओ, ध्यान दो, पहले कलम रोक दो, बोर्ड पर आओ। देखो, विग्रह करने का एक नियम है कि सामासिक पद में जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है विग्रह करते समय भी वही पद लिखे जाते हैं। ये नियम है। ये नियम है कि सामासिक पद में जो शब्द दे रखे हैं विग्रह करते समय भी वही शब्द लिखे जाएंगे। यहाँ उत्पल दे रखा है तो उत्पल ही लिखा जाएगा। नियम तो है ये, लेकिन आज कंपटीशन में इनके अर्थ भी लिखे जा रहे हैं। अब आपको विग्रह में दोनों ऑप्शन आ गए। इसका विग्रह पूछा, नीला है जो उत्पल, नीला है जो कमल, तो वरीयता उत्पल को देंगे। ये याद रखना, उत्पल ऑप्शन में ही नहीं है तो सीधा सीधा कमल के साथ चल देंगे। तो नियम ये कहता है कि सामासिक पद में जिस शब्द का प्रयोग किया गया है विग्रह करते समय भी उसी शब्द का प्रयोग किया जाता है। लेकिन आजकल अर्थ आने लग गए तो हम अर्थ भी लिखते हुए चलेंगे। ठीक है, अगला काली मिर्च। काली है जो मिर्च, काली है जो मिर्च। चला गए। खुशबू बोर्ड पर आओ पहले, बाद में लिखना बोर्ड पर। फिर कलम रोक दो एक बार, दोबारा। दो पद है, एक खुश, उपसर्ग होता है। खुश जो है उपसर्ग होता है, और किसी भी पद में उपसर्ग जुड़ा होता है तो अव्ययभाव समास का उदाहरण होता है। पद जो है उपसर्ग होता है, दुर जो है उपसर्ग होता है, और किसी भी पद में उपसर्ग जुड़ा होता है तो अव्ययभाव समास का उदाहरण होता है। लेकिन वहां आपने कोष्टक में लिखा था अभावात्मक और विशेषणात्मक को छोड़कर। अब ये विशेषणात्मक है, ये विशेषता बता रहे हैं, इसलिए लिखा था छोड़कर। मैंने आगे आएंगे तब मैं स्वतः ही चर्चा कर दूंगा। ठीक है, तो ये क्या है, विशेषता बताने वाले हैं। तो जो उपसर्ग विशेषता बताते हैं वे
अव्ययी भाव में नहीं जाते, वे कहाँ पहुंच जाते हैं, कर्मधारय में। ठीक है, इसलिए हमने कोष्टक वहां लिखा था विशेषात्मक अभावात्मक को छोड़कर, उनको छोड़कर बाकी के सब। ठीक है, लिखेंगे खुशबू, अच्छी है जो बू, क्यों लिखेंगे उपसर्ग हो तो? मैंने क्या बताया था, पद, मूल शब्द क्या होता है ये, पदबू। बुरी है जो बू, सज्जन, अच्छा है जो जन। लिंग आपके सिलेबस में, अब सज्जन का लिंग बताया था मैंने, क्या बताया था, सन्नारी, याद है धुंधला सा, अच्छी है जो नारी, अच्छा है जो जन, संधि में बताया था, उस समय सज्जन की भी चर्चा की थी। दुर्जन, बुरा है जो जन, बुरा है जो जन। महर्षि, कौन सी संधि, कौन सी संधि, गुण संधि। ए ओ की मात्रा या फिर आधार आता है, ए ओ की मात्रा या फिर आधार आता है। महर्षि, महान है जो ऋषि, महर्षि, महान है जो ऋषि, महाजन, महान है जो जन, चले आगे। महासागर, महान है जो सागर, मार्णव, कौन सी संधि है, दीर्घ संधि, महा प्लस अर्णव, महान है जो अर्णव, अर्णव बोलते हैं सागर को, महान है जो अर्णव। अंधकूप, अंधा यानी गहरा, गहरा है जो कूप, कूप यानी कुआं। अंधविश्वास, गहरा है जो विश्वास, अंधा है जो विश्वास,
अल्पेक्षा। कौन सी संधि? अल्प है जो इच्छा, अल्प प्लस इच्छा गुण संधि। उड़ंत स्त्री। उड़ती है जो तस्त्री। तस्त्री यहाँ चटाई है, हातिम ताई के पास से होती थी ना, जिस पर सवार कर उड़ जाया करता था। चले आगे। उड़न खटोला। उड़ता है जो खटोला। खटोला जानते हैं ना, खाट का बेटा खटोला। अरे छोटी खाट जैसे बच्चों को सुलाते हैं, है ना, वही तो। हाँ हाँ वही। कृष्ण सर्प। काला है जो, कृष्ण है जो, सर्प सांप। अब देखो, ये भी उपसर्ग, ये भी उपसर्ग, ये भी उपसर्ग, लेकिन विशेषता बताने वाले हैं। कैसे विशेषता बने? सपूत। अच्छा है जो पूत। कुपुत्र। बुरा है जो पुत्र। सूक्ति संधि सु प्लस उक्ति। दीर्घ। दीर्घ संधि का उदाहरण है, अच्छी है जो उक्ति, अच्छा है जो कथन। कटुक्ति। कठोर है जो कथन, कड़वे हैं जो वचन। कटुक्ति दीर्घ संधि का उदाहरण है, कटु प्लस उक्ति। कटु प्लस उक्ति दीर्घ संधि का उदाहरण है। चला गए। परमात्मा। संधि दीर्घ।
महान है जो आत्मा, महान है जो आत्मा परमाणु। मैंने आपको बताया धुंधला से याद है, संधि में जिन शब्दों में परम शब्द जुड़ता है, महाशब्द जुड़ता है, सब कर्मधारय में जाते हैं। संधि में ये चर्चा हम कर चुके हैं, ठीक है। परम, महान है जो अणु, दुर्वचन दुरुपसर्ग है, विशेषता बताने वाला है। बुरे हैं जो वचन, परमेश्वर महान है जो ईश्वर, महान है जो ईश्वर बहुमूल्य, बहुत है जिसका मूल्य, दो बहू हैं, एक छोटी एक बड़ी, बड़ी बहू वधू महिला, ठीक है। हाँ सब करें, एक ही चाहिए सब, हैं? हैं? आओ बोर्ड पर। का पुरुष, ये बहुत बार उदाहरण पूछा जा चुका है। का पुरुष कायर है जो पुरुष, का पुरुष का अर्थ होता है कायर, कायर है जो पुरुष। चले आगे। भला मानस, भला है जो मानस मनुष्य, भला है जो मानस, कृष्ण पक्ष, काला है जो पक्ष, महात्मा, महान है जो आत्मा, महान है जो आत्मा, महाकाव्य, महान है जो काव्य, तुषार धवल।
बर्फ के समान सफेद, तुषार बोलते हैं बर्फ को, धवल बोलते हैं सफेद को। चंद्रमुख, चंद्रमा के समान मुख, चंद्रमा के समान मुख। चील गाड़ी, गाड़ियां चलती रहेंगी। ये पहली गाड़ी है, खूब गाड़ियां आएंगी समास में, ठीक है, ये पहली गाड़ी है। चील के समान गाड़ी, बोर्ड पर आओ, बोर्ड पर आओ। एक बात याद रखना, मैंने आपको बताया था विग्रह के अनुसार समास का नाम परिवर्तित हो जाता है। जैसा हम विग्रह करते हैं उसी के अनुसार हमें समास का चयन करना होता है। और यही कारण है कि एक ही उदाहरण एक ही पुस्तक में दो जगह देखने को मिल जाता है, और दोनों जगह यदि आप उसे ध्यान से देखेंगे तो उसका विग्रह अलग अलग मिलेगा, विग्रह एक नहीं मिलेगा। विग्रह के अनुसार समास का नाम परिवर्तित हो जाता है। ये बहुब्री में भी पहुंचता है। चील के समान गाड़ी है जो वह है, तो फिर हवाई जहाज के लिए शब्द आता है। जितने भी आविष्कार हुए हैं ये प्राकृतिक चीजों को देखकर ही हुए हैं, ठीक है। जितने भी आविष्कार जो आपको विज्ञान के चमत्कार नजर आ रहे हैं, ये सब पहले से ही इनसे संबंधित कोई ना कोई चीज मौजूद है, ठीक है। उन्होंने देखा चील उड़ रही है तो हम कुर्सियां उड़ा दें, हम पंखे उड़ा दें, हम एसी उड़ा दें। उन्होंने हवाई जहाज बनाया, उसमें सब चीज रखी, सबको एक साथ उड़ा दिया, लग जाओ, ठीक है। तो वही तो ये है, अलग कुछ नहीं है। चले आगे। घनश्याम, घन के समान, बादल के समान, श्याम काला, बहुब्री में भी जाता है। कृष्ण का भी पर्यायवाची है, ठीक है, याद रखना। बादल काले, बादल जो है घन यानी बादल के समान, श्याम यानी काला है जो वह है, तो फिर कृष्ण में पहुंच जाएगा, फिर बहुब्री में पहुंच जाएगा। कुसुम, कोमल, कुसुम, कोमल, कुसुम बोलते हैं पुष्प को, पुष्प के समान कोमल। कमल रूपी नैन, कमल के समान नैन, कमल के समान नैन। कमल रूपी अक्षी, कमल के समान आंख। तो यहाँ तो आंख है,
अक्षी ही लिखा जाता है, अक्षी होता है मूल शब्द। चंद्रवदन, दो शब्द हैं, एक बदन और एक वदन। ये तो होता है ठीक है, चंद्रमा के समान मुख, चंद्र रूपी वदन। प्राण प्रिय, इसका विग्रह पूछा जाता है, इसका विग्रह पूछा जाता है, क्या होगा? जैसे प्राण प्रिय हैं, फिर निकलने नहीं चाहिए, ठीक है, ऐसे ही आप प्रिय, यही ना, बाकी के अगली क्लास।